हेलो दोस्तों, मैं श्रवण पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी बोर्ड पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं तथा पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में भी काफी हमने लेक्चर लिए हैं और आगे भी लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस के एग्जाम्स हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम एसएससी टाइप के एग्जाम्स हो या वन डे एग्जाम्स हो जहाँ पे पॉलिटी पूछा जाता है, अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी। तो अगर आप बेसिक्स पढ़ते हैं और बेसिक्स के साथ एमसीक्यूज भी करते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। इसलिए मेरा भी जो चैनल पे इस टाइम पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले कंप्लीट कर दूं एमसीक्यू सारे, इंग्लिश मीडियम के भी, हिंदी मीडियम से भी। उसके बाद जो है हम लोग फिर टॉपिक्स पे चला जाए, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम पहले ही कवर कर लें तो भी बेहतर रहेगा। तो साथ साथ में हम कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जरूर क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनको हम जो है कंप्लीट अभी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा हमारा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि भारत की अनुसूचियां जिसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान में। इसके बारे में जो है इसका जो अपेंडिक्स है इसमें इसके बारे में काफी बातें जो है बताई गई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में, यानी कि कम से कम 15 मिनट में आपको ये पूरा जो है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझाने की कोशिश करें। आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको नॉलेज प्राप्त होता रहे। और अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो है ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो शेड्यूल की जब बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान स्टार्टिंग में लागू हुआ था 1950 में, तब हमारे पास केवल 8 शेड्यूल्स थे, यानी कि 8 ही अनुसूचियां तब हमारे पास थी। उस टाइम पे हमारे पास 12 अनुसूचियां नहीं थी। बाद में अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए, 4 अमेंडमेंट अलग अलग आगे हुए, जिसके तहत जो है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी हम आगे लाइन से देखते रहेंगे कि कौन सी अनुसूची बाद में कब जोड़ी गई थी 8 अनुसूचियों के बाद में। तो जो पहला अनुसूची है, तो पहली जो अनुसूची है वो बात करती है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरी जुरिडिक्शन, यानी कि नेम क्या होगा स्टेट्स का, जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में अलग अलग उनका नाम क्या होगा, या फिर जो उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा वो कहाँ पे होगा। और इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो है इसे डील करता है। और बात करता है कि नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, यानी कि स्टेट्स जो है उनके बारे में और उसका जुरिडिक्शन क्या होगा उसके बारे में बात करता है पहला शेड्यूल। और जो नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का क्या नाम होगा और उनका जुरिडिक्शन और उनका एक्सटेंट कहाँ तक होगा उसके बारे में बात करता है। तो हम सारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो आज के टाइम पे जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है। यानी कि इस तरीके से हमारे पास अभी 28 स्टेट्स हैं। बाकी जो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे दिया गया है वो अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, क्योंकि जो दमन दीव है और दादरा नगर हवेली है इसको मिलाकर के एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब ये जो है 9 की जगह 8 ही यूनियन टेरिटरी होगा, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव एक ही साथ रहेगा। 3 और 4 जो मिलाकर के एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। 5वां है जो दिल्ली है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है, एनसीटी। 6वां है जम्मू एंड कश्मीर, 7वां है लद्दाख, 8वां है लक्षद्वीप और 9वां पुदुचेरी दिया हुआ है। लेकिन जब हम 3 और 4 को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बना देंगे तो टोटल यूनियन टेरिटरी की जो संख्या है वो 8 हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि पहले शेड्यूल में दिए गए हैं। अगला जो शेड्यूल है वो सेकंड शेड्यूल है। तो सेकंड शेड्यूल है वो प्रोविजन रिलेट करता है इमॉल्यूमेंट से, अलाउंसेस से, प्रिविलेजेस से। तो इससे जो संबंधित आर्टिकल्स हैं वो सब आर्टिकल 59 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 148 है, 158 है, 164 है, 186 है और 221 है। ये सारे जो अनुच्छेद हैं वो इस पर्टिकुलर सेकंड शेड्यूल से रिलेट करते हैं। और जब हम सेकंड शेड्यूल की बात करें, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमको जब पढ़ते हैं हम सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल को, तो हमको पता नहीं याद नहीं आ पाता कि सेकंड शेड्यूल में कौन सी बात दी गई थी और थर्ड शेड्यूल में। तो आप थोड़ा सा ये फनी वे है, बट इसको याद करने का तरीका आप रखिए कि जब कोई भी नेता मंत्री बनता है तो उसको पैसे की ज़्यादा चुल रहती है कि पहले पैसा मिले हमें, बाद में शपथ वपथ देखा जाएगा। जस्ट आप इसको लाइट वे में लीजिए, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो यानी कि पैसे की जरूरत पहले पड़ती है, बाद में शपथ लिया जाएगा। तो यानी कि पैसा पहले आएगा, बाद में शपथ। यानी कि जो प्रोविजन है इमॉल्यूमेंट्स का, अलाउंसेस का, प्रिविलेजेस का, तो वो पहले आता है, बाद में ओथ एंड इन्फॉर्मेशन बाद में आता है। और जब सेकंड शेड्यूल की बात होगी कि प्रोविजन और रिलेटिंग टू इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, तो उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, प्लस जो ओथ और इन्फॉर्मेशन की बात होती है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑफिसर्स के बारे में कंफ्यूजन होता है। तो आप देखेंगे कि जो सेकंड शेड्यूल है वहाँ पे मैक्सिमम जो टॉप हमारे ऑफिशियल्स हैं हर एरिया के, चाहे एग्जीक्यूटिव के हैं या फिर लेजिस्लेचर के या जुडिशरी के, तो सारे लोग आते हैं। लेकिन जो थर्ड शेड्यूल है ओथ ऑफ फॉर्मेशन की, वो मैक्सिमम जो है फोकस जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे करता है। जुडिशियल में जो है जजेस केवल हाई कोर्ट्स आते हैं, तो जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सेकंड शेड्यूल में बात होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस की बात होती है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स के इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस की बात होती है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात होती है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वहाँ पे किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आप जब अभी अगले से कंपेयर हम करेंगे इसको थर्ड शेड्यूल से, तो थर्ड शेड्यूल को जब आप देखेंगे तो थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ और अफर्मेशन को से रिलेटेड, और उससे जो संबंधित आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 75 है, 84 है, 99 है, 124 है, 146 है, 173 है, 188 और 219 है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो थर्ड शेड्यूल से डील करते हैं, यानी तीसरी अनुसूची से। और यहाँ पे फिर बात आती है, यहाँ पे जो ओथ और अफर्मेशन लेता कौन है, तो वो सारे लिस्ट में आ जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, आप यहाँ देखेंगे ये बहुत ही ट्रिकी है, यहाँ से क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा। कैंडिडेट जो भी इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के लिए लड़ते हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, कैंडिडेट भले वो सिलेक्ट हुए हैं ना हुए। अगला जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट के मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स और जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे जो सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में जो कॉमन बातें हैं वो कॉमन है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो ये जो है आप फिर से ध्यान देंगे जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और मेंबर
और जज ऑफ हाई कोर्ट है और प्लस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। तो ये जो तीनों हैं ये आपको इसके जो पहले में है वो सेकंड शेड्यूल है वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप इसको आराम से, ये तीन चीज़ें तो आप आराम से याद कर सकते हैं कि सेकंड शेड्यूल में ये तीनों मेंशन होती हैं। लेकिन जो इमॉल्यूमेंट्स अलाउंसेस की बात होती है वहाँ प्रेसिडेंट, गवर्नर ये लोग अलग से मेंशन है, जबकि इन प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात जो है थर्ड शेड्यूल में नहीं होती है, उनके ओथ फॉर्मेशन की बात जो है ये थर्ड शेड्यूल में नहीं दी गई है। तो ये बेसिक तरीका होता है याद करने का। और आपको मैंने बता ही दिया कि सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में जब याद करना हो तो आप ध्यान दें कि पैसा पहले आता है, यानी कि अलाउंसेस और इमॉल्यूमेंट्स की बात पहले होगी और शपथ बाद में लोग लेते हैं, तो ओथ और फॉर्मेशन की बात बाद में आएगी। अगला जो शेड्यूल है वो फोर्थ शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, और इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 है। तो जो सीट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में राज्यसभा की, उसके बारे में जो है चौथा जो है संविधान का जो शेड्यूल है वो बात करता है। तो फोर्थ शेड्यूल में जो अगर आप सीट देखेंगे तो यहाँ पे आप स्लाइड में देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो है राज्यसभा की 11 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, बिहार में 16 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 11 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में और झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो है 3 है, झारखंड में 6 है, कर्नाटक में 12 है, केरला में 9 है, मध्य प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है और मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में भी 1 है, नागालैंड में भी 1 है, ओडिशा में 10 है, पंजाब में 7 है, राजस्थान में 10 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 18 है, तेलंगाना में 7 है, त्रिपुरा में 1 है, उत्तराखंड में 3 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जो कि 31 सीटें राज्यसभा की हैं और वेस्ट बंगाल में 16 है। और अगर आप जो यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी में जो है दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें हैं और पुडुचेरी में 1 राज्यसभा सीट है, और अभी जम्मू एंड कश्मीर जब से अभी रिऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो जम्मू कश्मीर के लिए जो है 4 राज्यसभा सीटें बनाई गई हैं और लद्दाख में कोई भी जो है राज्यसभा की सीट नहीं रहेगी। तो इस तरीके से जो है राज्यसभा की जो सीटों के बारे में बात होती है वो चौथी अनुसूची में बात होती है किस जगह पे कितनी जो है सीटें राज्यसभा की रहेंगी। आप नॉलेज के लिए आप जो है लोकसभा की सीटें सारे स्टेट्स में देख लीजिए, स्पेशली अपने स्टेट्स के बारे में तो जरूर देख लीजिए क्योंकि वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगला बात करते हैं तो जो फिफ्थ शेड्यूल है, तो फिफ्थ शेड्यूल बात करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के एरिया से। तो और इससे जो संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 244 है, वो बात करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा शेड्यूल एरिया का और शेड्यूल ट्राइब्स का वो किस तरीके से किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो 5वां शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल है, वो जो है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होता है और उसके लिए जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया यानी कि जिसको हम पेसा एक्ट बोलते हैं, तो पेसा एक्ट 1996 में लाया गया था, जो हम लेक्चर लेंगे तो काफी डिटेल में पेसा एक्ट के बारे में बात करेंगे। अगला जो शेड्यूल है वो सिक्स शेड्यूल है। सिक्स शेड्यूल जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है और इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 244 और 275 है। आप ध्यान देंगे कि जो 5वां शेड्यूल है वो जनरल में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है और उससे रिलेटेड ही पेसा एक्ट है जो कि 1996 में आया था। लेकिन जो सिक्स शेड्यूल है वो केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ के लिए बात करता है। तो और आप ध्यान देंगे हम जल्दी जल्दी में याद तो कर लेते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बाद में हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि एम जो आ रहा है, दो जैसे नॉर्मली बताया जाता है कि एम टीएम करके आप याद कर लो, तो बाद में कंफ्यूजन होने लगता है कि एम जो था वो मणिपुर था, मिजोरम था, मेघालय था, तो वो कंफ्यूजन होने लगता है क्योंकि तीन तीन जो है नॉर्थ ईस्ट में एम आते हैं, एक मेघालय का, एक मणिपुर का, तो एक मिजोरम का। तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, ये थोड़ा सा फनी तरीका है लेकिन आप इसको याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारे जो रिलेशंस में होती हैं मामी होती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि माँ जो है नहीं आता है, केवल मी नहीं आती है, यानी कि मेघालय और मिजोरम माँ नहीं आएगा, माँ जो है सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड नहीं है, मी आता है। तो आप मामी से ऐसे याद रख सकते हैं कि माँ है लेकिन माँ तो नहीं आता है, मी आता है। तो मी से मेघालय भी हो सकता है, मी से मिजोरम भी हो जाएगा, लेकिन माँ से मणिपुर नहीं होगा, एम ए से नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको एम टी एम याद रखें, लेकिन माँ मी वाला जो ट्रिक है कि माँ नहीं होगा, मी होगा, वो वाली ट्रिक से आप याद रखेंगे मणिपुर नहीं आएगा सिक्स शेड्यूल में। तो ये बात रही। अब हम अगला देख लेते हैं सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की, जो यूनियन का पावर कौन सा होगा स्टेट्स का, और इसी पे इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 246 है और जो इससे इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई हैं वो लिस्ट सिस्टम है। तो 3 तरीके की लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करी जाती है। यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार होता है, स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स होती हैं उन्हें कानून बनाने का अधिकार होता है, और कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये सारी बातें रही सेवन शेड्यूल से रिलेटेड। अगला हम देखते हैं एट शेड्यूल। तो 8वीं जो अनुसूची है वो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। स्टार्टिंग में ओरिजिनली 14 जो लैंग्वेज थे वही केवल रिकॉग्नाइज थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अभी 22 लैंग्वेज हैं, क्योंकि बाद में 21वें, 71वें और 92वें में संविधान संशोधन थे और सारी जो लैंग्वेज हैं उनको जोड़ा गया था। तो और इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो 344 और 351 है। आप इस बात का ध्यान देंगे, जो ओरिजिनली 14 लैंग्वेज जोड़ी गई थी एट शेड्यूल में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो असमीज थी, बंगाली थी, बोडो थी, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल में दी गई है, ये सारे जो 22 लैंग्वेजेस हैं, तो ये 22 के जो 22 लैंग्वेज हैं इस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो मैंने अभी बताया। बाद में जो है सिंधी को जो है, और इन सारे जो ऊपर सारे 22 बताए गए हैं उसमें से जो सिंधी था उसको ऐड किया गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, और बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को एडिट किया, जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92 में 92 संविधान जो संशोधन हुआ था अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, उसके तहत जोड़ा गया था। और आप इसको इस तरीके से भी जो इसके अमेंडमेंट से याद कर सकते हैं कि 21, 71 और 92, जब 21 और 71 को आप जोड़ेंगे तो ये 92 हो जाता है। तो ये एक अच्छा ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं कि किस तरीके से ये याद होता है कि 21 जो होगा प्लस प्लस करते हैं आप जो है 71 में, तो वो जो है 92 हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखते हैं। और बाद में जो ओडिया है, ओडिया का फिर ओडिया है उसका जो उसको रिनेम किया गया था ओडिया से, वो 96वें संविधान संशोधन से किया गया था, यानी कि इसको भी आप 96 को भी ध्यान देंगे। तो 21वां संविधान संशोधन और 71वां, 92वां दोनों को जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा, फिर बाद में प्लस 4 करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो ये सारे जो संविधान संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8वीं अनुसूची से डील करते हैं। तो ये रहा 8वीं अनुसूची। अब हम 9वें शेड्यूल से देख लेते हैं। 9वें शेड्यूल कौन सी बात करता है? तो जो 9th शेड्यूल है उसमें जो है एक्ट एंड रेगुलेशंस की बात होती है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाते थे, और वो लैंड रिफॉर्म से और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था उससे डील करता है। तो लैंड रिफॉर्म और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से जो अमेंडमेंट शेड्यूल डील करता है वो 9th शेड्यूल है, और ये पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में संविधान में हमारे केवल 8 ही शेड्यूल थे, बाद में हमने 1991 में पहले संविधान संशोधन के तहत 9th शेड्यूल जोड़ा था। और पहले ये जो था
2007 के पहले वो जुडिशियल जो 2007 में इसके बारे में बात हुई कि 9th शेड्यूल में जो एक्ट होते थे उस पे जो है जुडिशियल रिव्यू का जो है प्रोविजन नहीं था, जुडिशियल रिव्यू का नहीं किया जा सकता था पहले 1973, यानी कि जो केशवानंद भारती केस था उसके जो पहले के जो कानून होते थे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड या फिर जो भी कानून जो कि 9वीं अनुसूची में रख दिए जाते थे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में संविधान जब केशवानंद भारती केस आया तो वहां से ये बात हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है भले वो 9th शेड्यूल में है, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल का हो सकता है प्रेजेंट टाइम पे, पहले ये 1973 के पहले उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। तो नौवां संविधान संशोधन पहले अमेंडमेंट से 1951 में आया और ये जो है लैंड रिफॉर्म और जमींदारी सिस्टम के एबोलिशन से डील करता है। जो 10वां जो है शेड्यूल है वो 10वां शेड्यूल है वो डील करता है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन यानी कि एंटी डिफेक्शन जो लॉज हैं उससे डील करता है और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है जोड़ा गया था 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे। आप ये बात रखें क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा गया था कि किस जो है प्रधानमंत्री के टाइम पे इसको जोड़ा गया था, तो राजीव गांधी के टाइम पे इसको 92 में संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। तो प्रोविजन दिया गया है 10वें अनुसूची में रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी एमपी और एमएलए को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई जो है किया जाएगा डिफेक्शन के ग्राउंड पे। तो यानी कि दल बदल जो कानून है उसको जो है 10th शेड्यूल में रखा गया है और इससे जो संबंधित आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 102 और 191। आर्टिकल 102 जो है वो एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है और आर्टिकल 191 जो है वो जो एमएलएज हैं उनके जो है डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे होता है 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो वो किस तरीके से होता है। तो 4 तरीके होते हैं कि अगर वो वॉलंटरी गिव अप कर दे मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से जिसके टिकट पे वो जीत के आया है, तो इस ग्राउंड पे भी जो है डिफेक्शन हो सकता है। और अगला जो है वो है कि इफ ही वोट्स या अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कंट्री टू द एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको डायरेक्शन दिया कि आप इस मुद्दे पे इस मतलब सिस्टम को ही वोट करेंगे और वो वोट उसके अपोज में जाके करता है तो वो भी डिफेक्शन का ग्राउंड बनता है। इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है, कोई मेंबर है जो कि इंडिपेंडेंटली जीत के आया बिना पॉलिटिकल पार्टी के, कोई पॉलिटिकल पार्टी से उसका अफिलिएशन नहीं है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर देता है तो भी जो है उसको डिफेक्शन के ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। अगला जो ग्राउंड है इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो ज्वाइन कर देता है कोई पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ 6 महीने के बाद, तो वो भी जो है उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन के लॉ के तहत। और आपको थोड़ा डिटेल बता दें कि द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, जो 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि कौन डिस्क्वालीफाई जो है होगा तो उसको डिसाइड करने का जो अथॉरिटी होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा के केस में और स्पीकर होगा लोकसभा के केस में। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसको चेयरमैन के पास अथॉरिटी होती है, वो डिसाइड करेगा कि उसको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं इन ग्राउंड्स पे जो ऊपर दिए गए हैं चारों, या फिर अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर डिसाइड करता है। और आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी प्रेसिडेंट दिया जाता है तो प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है, वो राज्यसभा के केस में चेयरमैन डिसाइड करेगा, लोकसभा के मेंबर के केस में स्पीकर डिसाइड करता है। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो चेयरमैन और स्पीकर होगा इस रिगार्ड में उसका जो भी डिसीजन देगा कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं उसको जो है जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। अगला देखते हैं हम 10वां शेड्यूल हो चुका है। तो 11वां शेड्यूल है वो 11वां शेड्यूल डील करता है पंचायती राज सिस्टम से, जो पंचायत से हमारी तो उसमें स्पेसिफाई करता है पावर अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी पंचायत की जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी और ये जो है इसमें 29 जो है मैटर्स दिए गए हैं। इससे जो 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 में जो आया उसके तहत जो है 11वें शेड्यूल को जोड़ा गया था। उससे जो संबंधित आर्टिकल है 243G है। बाद में आपको मैं 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें डिटेल में हम देखेंगे किस तरीके से उसमें कौन कौन से प्रोविजन है, आर्टिकल्स कौन से हैं, जो पार्ट 9A जोड़ा गया था और पार्ट 9 जोड़ा गया है उसके बारे में काफी डिटेल में आपको बताएंगे। पार्ट 9 में जो है पंचायती राज की बात होती है, पार्ट 9A में जो है म्युनिसिपैलिटीज की बात होती है, तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं जो 12वां शेड्यूल है 12th शेड्यूल है वो जो है स्पेसिफाई करता है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी म्युनिसिपैलिटीज की और इसमें जो है 18 मैटर दिए गए हैं। आप इस बात को याद देखेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि जो 11th शेड्यूल है उसमें पंचायत से जो रिलेटेड है उसमें 29 मैटर है, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है उसमें 18 मैटर है। और ये जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया है 74th अमेंडमेंट से इसको बाद में जोड़ा गया है। उससे जो संबंधित आर्टिकल है वो 243W है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे वो शेड्यूल से रिलेटेड है, तो आप इस तरीके से आराम से इसको याद कर सकते हैं। और ये शेड्यूल को याद करने का जो तरीका है वो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम भी होता है, लेकिन आप सिंपल सा है कि आप इसको लाइन से ही आराम से याद कर सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कि पहले शेड्यूल में यूनियन टेरिटरी और उसके नाम की बात होती है, भारत हम एक कंट्री है तो हम यहाँ पे रहते हैं तो आराम से हमको कुछ ना कुछ बातें इसके बारे में बताई जाएंगी। सेकंड शेड्यूल में जो है पैसों की बात होती है, इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस की, उसमें हमने देखा प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स की बात होती है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की बात होती है। फिर तीसरे शेड्यूल में हमने ओथ ऑफ अफर्मेशन देखा कि ओथ ऑफ अफर्मेशन की बात की जाती है, फॉर्म उसके फॉर्म्स की किस तरीके से होगा, उसमें जो है यूनियन मिनिस्टर आते हैं, फिर कैंडिडेट जो होगा इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आएंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आएंगे, स्टेट मिनिस्टर्स आएंगे, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में आएंगे, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आएंगे और जजेस ऑफ हाई कोर्ट आएंगे। फिर हमने देखा चौथी शेड्यूल की बात जिसमें एलोकेशन ऑफ सीट जो है राज्यसभा में उसकी बात होती है। फिर पांचवें शेड्यूल में हमने देखा कि किस तरीके से शेड्यूल एरिया जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है। फिर छठवें शेड्यूल में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है यहाँ के ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। 7वें शेड्यूल में जो है लिस्ट सिस्टम की बात होती है, यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की बात होती है जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिर 8वें अनुसूची में लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है जो कि 22 हैं उसके बारे में बात होती है, उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं वो 21, 71, 92 और 96 हैं, इसके बारे में हमने देखा। फिर 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, जमींदारी सिस्टम से एबोलिशन से रिलेटेड बात होती है। फिर 10वीं अनुसूची आती है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है और जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करती है। 11वां जो अनुसूची है वो पंचायत से डील करता है और ये 73rd अमेंडमेंट से आया 1992 में। फिर जो 12वीं अनुसूची है जो है शेड्यूल है वो म्युनिसिपैलिटी से डील करता है जो कि 74वें संविधान संशोधन से के तहत जो 1992 में है। तो ये सारे जो है शेड्यूल से रिलेटेड जानकारियां रहीं। आपको
उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और इन चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में हम अलग अलग से जब डिटेल लेक्चर करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। और आपको आगे चलने से पहले बता दें कि मैंने लेक्चर लिया है कि आपको जो इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत बुक है उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है कि जो भी एग्जाम में आपके सवाल हैं उसको आराम से कर पाएँ। तो आप इस लेक्चर को जाकर जरूर देखें। और हमने जो 2022 का प्रीलिम्स हुआ था यूपीपीसीएस का, उसके जो क्वेश्चन थे पॉलिटी और आईआर के, उसका एनालिसिस किया है, उसको भी आप जरूर देखें। आपको पता चलेगा कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो और जितने भी एमसीक्यू लेक्चर्स इस टाइम पे हम अपने चैनल पे ले रहे हैं तो आप जरूर उसको देखें, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। बाकी आप भले किसी भी मीडियम के हों, आप दोनों जो भी प्लेलिस्ट के क्वेश्चन हैं चाहे वो इंग्लिश में है या हिंदी में, तो आप जो एमसीक्यू लेक्चर्स हैं उसको तो आप हिंदी में भी देखें और इंग्लिश में भी, क्योंकि वहाँ पे अलग थोड़े कुछ क्वेश्चन अलग हैं और कुछ अलग क्वेश्चन इंग्लिश में यूज किए गए हैं। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे जब आप दोनों तरीके की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके आगे चलने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है इन्फॉर्मेटिव जो है नॉलेज मिलता रहे और आपका जो है ज्ञान बढ़ता रहे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन है, इनका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। हैव अ नाइस डे।